Good evening, students. I am Sanjay Kumar Sinha, assistant professor from BC Department, Mahila College, Chaibasa. Today we will read paper Communication Skills or Technical English of BCA first semester. And today we will discuss topic Business Correspondence. And today this is second lecture. Okay. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस लास्ट जो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन कि ये जो पेपर है कम्युनिकेशन स्किल और टेक्निकल इंग्लिश, चूँकि ये देखिए ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे इंडिविजुअल अगर हम लोग अपने अगर कहीं सर्विस करते हैं या पढ़ाई करते हैं या अपने लाइफ में जैसे भी हम लोग रहते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम लोग बोलते हैं, कैसे लोग से बिहेव करते हैं, ठीक है, खास करके इंग्लिश में कैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ सीखेंगे। और अब ये जो चैप्टर है आपका, लास्ट हम लोग वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, अब इस चैप्टर में पूरे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस चैप्टर का नाम है और इसमें बिजनेस से रिलेटेड खास करके जो अगर हम कंपनी के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं या हम लोग खुद अगर मान लें कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, तो एक उस तरीके से कैसे लोगों से कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, कैसे लोगों से कॉन्टैक्ट करेंगे, किस तरीके से अपने बातों को एक्सप्रेस करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पेपर में पढ़ेंगे। तो देखिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है क्या, पहले देखेंगे। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रीच आउट द पीपल इज़ बाय सेंडिंग मैसेज थ्रू टेक्स्ट और लेटर्स। जब हम अपनी बातों को अपने लोगों के पास पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा मतलब अपने मैसेज जो देना चाहते हैं उसको भेजने का सबसे अच्छा तरीका है टेक्स्ट या लेटर। दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस यूज इन बिजनेस। कुछ यहाँ कुछ बिजनेस के थ्रू या जो भी हम लोग कुछ टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम लोग व्यवसाय या अगर अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। जस्ट एज वी एक्सप्रेस आवर व्यूज़, ओपिनियंस, थाट्स एंड आइडिया थ्रू राइटिंग। अब अगर अपनी बातों को, अपने व्यू को, अपने विचारों को, अपने सोच को, अपने आइडियाज़ को अगर कुछ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो लिख कर भी बता सकते हैं। बिजनेस पर्सन ऑल्सो फील द नीड ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। जो बिजनेस पर्सन है वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करने को वो फील करते हैं कि उसको कैसे एक्सप्रेस करना है। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर देम टू रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल इन द बिजनेस। और हर एक इंसान के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ उसको याद रहे, ठीक है। दे यूज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस। इसीलिए चूँकि याद रहना मुश्किल है, इसीलिए अपनी बातों को सही तरीके से एक्सप्रेस करना, उसको व्यक्त करना, तो लिखने रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब लिख कर बताना बहुत अच्छा, सबसे अच्छा और आसान तरीका है। ए रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस इन द बिजनेस वर्ल्ड इज़ द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। और अगर लिख कर अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, किसी से अगर अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, तो पूरे दुनिया के लिए उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट जो टॉपिक आप इसमें पढ़ना है, अब देखिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड बहुत सारे लेटर के बारे में लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ लेटर, चूँकि जब लिखने की बात आती है तो जो लेटर हम लिखेंगे, जो कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। एनी कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ द लेटर इज कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर मान लें कि किसी से भी अपने विचारों को व्यक्त करना है, शेयर करना है, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए एक लेटर का फॉर्म होना चाहिए, एक उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। एनी पर्सन रिलेटेड टू ए बिजनेस एक्सप्रेसेस वन सेल्फ थ्रू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। कोई भी इंसान बिजनेस के अपने बातों को रखने के लिए और कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए इस तरीके से लेटर को लिख कर अपनी बातों को समझा सकता है। वन कैन ऑल्सो आस्क एनी डाउट और अनसर्टेनिटी थ्रू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर उस पर किसी को अगर कोई डाउट है या कोई अगर लगता है कि हाँ इसमें कुछ जानकारी चाहिए और पूछना चाहता है, तो फिर वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस थ्रू फिर वो लिख कर पूछ सकता है। ए बिजनेसमैन राइट्स एंड रिसीव लेटर इन हिज डे टू डे लाइफ। और जो बिजनेसमैन होता है, जो इस तरह से व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, हर दिन कुछ लेटर लिखता है, हर दिन उसका एक मतलब ये है, एक ट्रेडिशन है जो उसको लिखना है डे टू डे। ए कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन और विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर दिस कैटेगरी। मान लें कि दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इस तरह के वो अक्सर वो उनको लिखना है एक दूसरे को। ए लेटर टू ए सप्लायर, कंप्लेंट लेटर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, जॉब एप्लीकेशन लेटर और सम ऑफ इट एग्जाम्पल। तो मान लें कि जैसे सप्लायर को लिखना है, फिर सप्लायर लिखेगा, फिर कंप्लेंट कर होगा, इंक्वायरी लेटर होगा, जॉब के लिए एप्लीकेशन डालना है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है जो लेटर को हम लोग को समझना है। तो बिजनेस लेटर इज ए लेटर विच इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट इन ए प्रोफेशनल वे विथ कस्टमर्स, अदर कंपनीज, clients, shareholders, investors, etc. Business letter uses formal language and a specific format.
अब देखिए बिजनेस लेटर में क्या क्या आएगा, जैसे अगर प्रोफेशनली हम लोग कस्टमर के साथ अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दूसरे कंपनी के साथ करना चाहते हैं, क्लाइंट के साथ करना चाहते हैं, शेयर होल्डर के साथ करना चाहते हैं शेयरिंग कम्युनिकेट, इन्वेस्टर के साथ, तो इस तरीके से एक फॉर्मेट होगा जिसके थ्रू हम लैंग्वेज के थ्रू हम लोग उससे आपस में हम लोग उसको शेयर कर सकते हैं। कंपनीज यूज इट कन्वे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड मैसेजेस। कंपनी अपनी बातों को, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज देना चाहती है, दूसरों तक पहुंचाना चाहती है, तो ये बिजनेस लेटर के माध्यम के थ्रू पहुंचा सकती है। एन इंडिविजुअल कैन ऑल्सो यूज़ इट वाइल राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। मान लीजिए कोई अगर सिंगल इंसान है, तो अगर आप अपने जैसे आप पढ़ाई करने के बाद आप खुद एप्लीकेशन आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कहीं कवर लेटर लिख कर देना चाहते हैं या कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं, तो इस तरह के आप लेटर के थ्रू आप अपने बातें को लिख सकते हैं। ए बिजनेस लेटर विल बी मोर इम्प्रेसिव इफ़ प्रॉपर अटेंशन इज गिवन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर। तो एक बिजनेस लेटर को हम लोग ज़्यादा इंप्रेसिव मानेंगे, ताकि अगर सही तरीके से उसको हर एक पार्ट को देखते हुए अगर बिजनेस लेटर लिखा जाए तो उसको बहुत इंप्रेसिव हम लोग मानते हैं। ठीक है, देयर आर 12 पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर। तो देखिए एक बिजनेस लेटर लिखने के लिए क्या क्या पार्ट होना चाहिए, देखिए अलग अलग पार्ट हमने यहाँ लिखा है। सबसे पहले था हेडिंग और लेटर हेड, चूँकि हेडिंग में क्या लिखना है वो देखना है, या लेटर हेड अगर आपका है कंपनी का तो वो बेटर है। डेट, ठीक है, किस डेट में आप लिख रहे हैं। रेफरेंस देना चाहते हैं, मतलब किसके बारे में लिखना चाहते हैं। द इनसाइड एड्रेस, फिर आप जो जहाँ से आप लिख रहे हैं वो इनसाइड एड्रेस। सब्जेक्ट, किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ग्रीटिंग, जैसे गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग से आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ, फिर बीच में आप क्या लिखना चाहते हैं वो लिखिए। कम्प्लीमेंट्री क्लोज, जैसे थैंक यू, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, इस तरह से आप कम्प्लीमेंट्री क्लोज दें। सिग्नेचर, फिर अपना जो भी लिखने वाले अपना आइडेंटिफिकेशन दें। इंक्लूजर, कंप्लीट उसको इंक्लूज करें। इंक्लूजर, जैसे मान लीजिए कुछ उसमें अगर 2-3 अगर डॉक्यूमेंट आप इंक्लूज करना चाहते हैं उसके सपोर्टिंग में, तो आप उसको इंक्लूज कर सकते हैं। कॉपी सर्कुलेशन, इसको कहाँ कहाँ देना चाहते हैं, मान लें सेम लेटर को आप और भी कई जगह आप इसको सर्कुलेट करना चाहते हैं तो वो लिखें। पोस्ट स्किप, फिर आपको जो पोस्ट करना है उसका एक लिखेंगे किस तरीके से पोस्ट करना है। तो ये 12 पार्ट्स है बिजनेस लेटर के लिए। हाउ टू राइट बिजनेस लेटर, कैसे लिखेंगे, तो देखिए ऑल बिजनेस लेटर फॉलोड ए फिक्स फॉर्मेट, एक फॉर्मेट होगा। द आंसर टू द क्वेश्चन टू हाउ टू राइट ए बिजनेस लेटर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। तो यहाँ देखिए 4 अलग से डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया हमने कि किस तरह से बिजनेस लेटर लिखा जाए। तो देखिए 4 अलग अलग पार्ट हैं। बिगिनिंग द लेटर, सबसे पहले लेटर को बिग स्टार्ट कीजिए। कंपोजिंग द बॉडी, एक्चुअली बॉडी में लिखना क्या है वो आप कंपोज कीजिए। फाइनली क्लोजिंग द लेटर, लेटर क्लोज कीजिए। और फाइनलाइजिंग लेटर, मतलब फाइनली होकर के जहाँ उसको भेजना है उसको भेज दीजिए। तो एक सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मेट देखा। तो ये था अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो था आपका स्ट्रक्चर ऑफ लेटर। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है इसमें इंक्वायरी लेटर। अब जैसे आप कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप एक बिजनेस के पर्पज़ से अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं किसी कंपनी के बारे में, उसका प्रोडक्ट के बारे में, उसके सर्विस के बारे में, तो कैसे आप लिखेंगे। तो उसको अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेटर लिखना चाहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस इंक्वायरी लेटर। यूजुअली दी लेटर्स आर रिटन इन रिस्पॉन्स टू सम काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जैसे अगर आप कहीं टेलीविजन में देखें या इंटरनेट में कहीं एडवर्टाइजमेंट देखें, उसके बदले में आप अगर कुछ पूछना चाहते हो उस कंपनी से, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बाई एनी प्रोडक्ट आफ्टर सीइंग एन एडवर्टाइजमेंट, मान लिया आपने प्रचार कहीं देखा टेलीविजन में या नेट में, फिर उसको आप परचेज करना चाहते हैं, तो आप फिर एक इंक्वायरी करेंगे ना। तो अगर मान लिया कुछ अगर आपको डाउट लगता है माइंड में कि नहीं इससे कुछ पूछना चाहिए, तो आप एक प्रोडक्ट इंक्वायरी लेटर लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, और उससे बारे में पूरा डिटेल्स आप प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इंक्वायरी लेटर लिखेंगे। इस तरह का लेटर जो है जनरली 2 तरह का होता है, एक तो प्रोडक्ट इंक्वायरी लेटर एंड जॉब इंक्वायरी लेटर। एक तो हो गया जो आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रोडक्ट इंक्वायरी लेटर। एक जॉब इंक्वायरी, मान लीजिए कि अगर आप नौकरी के लिए तलाश करें उस कंपनी में, तो उसके लिए अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो उसको जॉब इंक्वायरी लेटर। तो 2 तरीका अलग अलग तरीके से हम लोग इंक्वायरी लेटर बना सकते हैं। ए लेटर कैन बी डिवाइडेड इंटू फ्यू बेसिक सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ सेक्शन है जिसको और आसानी से हम लोग उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे फॉर्मल इंट्रोडक्शन अगर देंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डियर सर या डियर मैम। लेटर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जरूर लिखना चाहिए। तो ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड एज वी आर नॉट फेमिलियर विद द रिसिपेंट। मान लीजिए कि अगर अपना जैसे पाने वाले को अगर आपको आपके बारे में नहीं पता है तो अपना इंट्रोडक्शन डालिए ताकि वो जाने कि भाई किसने लिखा है। फिर ए डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर रिक्वेस्ट इज रिक्वायर्ड।
फिर आपने जो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उसका आप डिस्क्रिप्शन लिखिए, इसमें जिस एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, उसका रेफरेंस डालिए। फिर आप उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो वो लिखिए। फिर उसके अगर ब्रोशर और कैटलॉग अगर वहाँ अवेलेबल है तो उसको वहाँ डालिए, ताकि उससे आपको मदद मिले और कंपनी को भी समझ में आए कि वो क्या पूछना चाहता है आदमी। फिर अगर मान लीजिए कुछ और डिटेल्स उसमें कुछ जानना चाहते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो फिर उसमें आप अलग से स्पेसिफिकली आस्क कीजिए, पूछिए इन्फॉर्मेशन। तो ये एक तरीका है। एक फाइनल समराइज करिए, फाइनली एक ओवरऑल रिक्वेस्ट में हमारा ये चीज़ जानना चाहते हैं। फिर आप अगर एजेंसी के थ्रू है या कोई अगर आपने खुद आप करें तो एक सिग्नेचर कीजिए। और बाय राइटिंग एन इंक्वायरी लेटर और ईमेल वी कैन आस्क द कंपनी टू प्रोवाइड अस ए कैटलॉग और ब्रोश्योर विथ मोर डिटेल्स। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कंपनी से, ठीक है, आप कंपनी का और डिटेल्स आप मुझे दें, प्रोवाइड करें, या डिटेल्स आप ब्रोशर देना चाहते हैं दीजिए, तो आप उसको फिर से, या ताकि मैं आपको प्रोडक्ट खरीद सकूं, तो ये सब श्योर कीजिए ताकि वो कंपनी आपको भेजे। तो इस तरीके से जो भी हम लोग इंक्वायरी लेटर बनाएंगे उसको फॉर्मल बिजनेस लेटर फॉर्मेट कहेंगे। और ये ध्यान रखना है कि इस तरह जब भी लिखें शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर कट लिखें, कॉम्पैक्ट, मतलब एकदम उसको सारी चीज़ों के साथ उसमें सबमिट कर लिखें, और एक प्रिसाइज हो, ताकि पढ़ने वाले कंपनी को अगर आपके बारे आप जानना जो चाहते हैं उसको समझ सकें, और ताकि उसके बदले में वो इन्फॉर्मेशन हमें दे सकें। ठीक है, ये इंक्वायरी लेटर था हम लोगों ने पढ़ा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सेल्स लेटर। सेल्स कॉरेस्पॉन्डेंस इज ए रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज विद द मोटिव ऑफ सेल। जैसे कोई कंपनी सेल करती है, कुछ बिक्री करती है, और दो पार्टी के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये जो लेटर आपस में जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा उसको बोलेंगे हम लोग सेल्स कॉरेस्पॉन्डेंस। और ख़ास करके ये दोनों ही कंपनी को लिखना पड़ सकता है। जैसे कोई कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है तो कोई परचेज करती है, तो ये दोनों क्लाइंट या कई सारे क्लाइंट के बीच में सबसे अच्छा कम्युनिकेशन का तरीका है सेल्स लेटर के द्वारा। और इसमें ध्यान रखना है, चूँकि कई सारे इसमें सेल्समैन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए नीचे हमने एलिमेंट्स ऑफ सेल्स लेटर लिखने में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हेडलाइन, क्योंकि राइटर चाहता है कि रीडर जो पढ़ने वाला हो वो उस पर्पस लेटर का पर्पस को समझ सके। इंट्रोडक्शन, उसमें एक पूरा सेल्स लेटर का एक्चुअली क्या किस प्रोडक्ट के बारे में, किस सर्विस के बारे में सेल करना चाहते हैं, उसका कॉस्ट, उसका क्वालिटी, सर्विस, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन होना चाहिए। बॉडी, अब इसमें ये लिखना है कि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं, तो कस्टमर कैसे सेटिस्फाइड होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो चूँकि सेल करना है तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पर लिखना है। Call to action. In this section, the writer asks for the reader response and can express the gratitude. It also include various details like warranty, discount. अब मान लीजिए कि इस सेक्शन में राइटर ये लिखना चाहता है सेल्स लेटर के थ्रू, क्योंकि आज की डेट में जो भी खरीदने वाले होते हैं वो वारंटी जानना चाहते हैं, डिस्काउंट जानना चाहते हैं, तो रीडर चूँकि क्या रिस्पॉन्स लेगा तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखकर हम लोग जानना चाहेंगे सेल्स लेटर के द्वारा। अब सेल्स लेटर लिखने के लिए कुछ टिप्स यहाँ हमने लिखा, कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोड्यूस द आइडियाज़ इन ए वे दैट कंपेल्स द रीडर टू टेक ए पॉजिटिव एक्शन। मतलब एक आइडियाज़ वहाँ एक लिखें ताकि जो पढ़ने वाले को समझ में आए कि आपका एक पॉजिटिव एक्शन, मतलब एक आप अच्छे फ़ायदा के लिए आप उस सेल्स लेटर को लिख रहे हैं। अपने बारे में फिर आप बताइए, इंट्रोड्यूस दीजिए, क्लियर में लिखिए कि वो एक्चुअली क्या वो ऑफ़र करना चाहता है। फिर अपने बातों को टारगेट ऑडियंस, मतलब जिसके पास पहुंचाना चाहते हैं उसको लिखिए। ऑलवेज यूज ए हेडलाइन, एक हेडलाइन जरूर दीजिए ताकि उससे क्लियर हो जाए कि आप लिखना क्या चाहते हैं। और मेक द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ काउंट, हर एक सेंटेंस को आप काउंट कीजिए कि कितना पैराग्राफ आपने, कितना सेंटेंस आपने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स, फॉन्ट साइज, बुलेट नंबरिंग, ये जरूर ध्यान दीजिए। थोड़ा चाहे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ हो, बुलेट वाइज हो, ताकि लिख के पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। फिर उस प्रोडक्ट के बारे में स्टेटमेंट जरूर दिखाइए, क्रेडिबिलिटी, मतलब उसका क्या वैल्यू है। सूटेबल, जब सेंटेंस क्लोज कीजिए तो एक सूटेबल क्लोजिंग सेंटेंस दीजिए ताकि उससे क्लियर हो जाए कि हाँ अब आपकी बात तो कंप्लीट हो रही है। फिर करेक्ट यूजर सॉल्यूशन, जैसे थैंक यू या गुड, जो भी आप उसको विश करना चाहते हैं वो डालिए। प्रॉपर एंड कंप्लीट डिटेल्स, और प्रोडक्ट के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल्स डालिए जो अगर आपके पास अवेलेबल है तो। फिर हमेशा उसके बारे में देखिए कि वो क्या जानना चाहता है, क्या उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसका अटेंशन है कि नहीं। ठीक है, फिर एक कन्विंसिंग टोन में भी आप वहाँ पर मेंशन कीजिए कि ताकि वो समझ जाए कि हाँ आप जो जानना चाहते थे, जो आप सेल्स लेटर के बारे में आप लिखना चाह रहे थे, तो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अवॉइड बीइंग क्लेवर एंड फनी, कोशिश मत कीजिए कि आप ज़्यादा चालाकी या ज़्यादा फनी दिखने का प्रयास करें, उसको अवॉइड कीजिए। अपना नाम, सिग्नेचर और कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर डालिए। ठीक है, फैंसी वर्ड और स्लैंग वर्ड यूज मत कीजिए कहीं भी। और हमेशा लेटर को एक बार पूरा ऊपर से नीचे देख लीजिए, अगर कुछ लगे कुछ बदलाव करना तो एडिट कीजिए। तो ये अभी जो हम लोगों ने पढ़ा सेल्स लेटर के बारे में पढ़ा।
ये सारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के दौरान हम लोग ये सारी चीज़ों को यूज करना पड़ सकता है। देन ऑर्डर लेटर, एन ऑर्डर लेटर इज रिटन टू कंपनी फॉर एन ऑफिशियल प्रोडक्ट और सर्विस रिक्वायरमेंट। अब देखिए, चूंकि कोई कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है या अगर ऑर्डर करना चाहती है तो सर्विस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्डर करते हैं कंपनी। और इसमें बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं। यहाँ कुछ देखिए, एक सैम्पल हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डाला है, उसको हम देखेंगे। एक नेशनल पेंट्स कंपनी है और अलग अलग पेंट बनाती है। वो एक टर्म अलग अलग कंडीशन के हिसाब से एक लेटर ऑफ ऑर्डर तैयार करती है। चूँकि यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए अगले स्लाइड में हमने दिखाया। अब फिर से इसके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि ऑर्डर लेटर है कि होता क्या है। एक्चुअली ये परचेज ऑर्डर भी इसको बोल सकते हैं आप। जैसे आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसके बदले में आपको जाते हैं कहीं, अगर आप इंक्वायरी करने, तो उसके बदले में आपको एक परचेज ऑर्डर या ऑर्डर लेटर के रूप में वो आप लिख सकते हैं। और ये क्या है, एक्चुअली जो भी परचेज करना चाहते हैं उसके बारे में आप डिटेल्स यहाँ डालेंगे। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड द वेंडर विद डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर फुलफिलिंग एन ऑर्डर। और जो जिसके थ्रू जिसको आप जिसे आप खरीदना चाहते हैं, जो ऑर्डर आपको जिसको आप देना चाहते हैं वेंडर के थ्रू, उसको पूरा इंस्ट्रक्शन दें कि ताकि वो ऑर्डर को फुलफिल कर पाए। इट ऑल्सो सर्व एज ए लीगल रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन। इससे एक और बेनिफिट है कि चूँकि एक लीगल भी कभी अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप इसके ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। आवर इंटेंशन नीड टू बी क्लियर एंड कंसाइज। एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि ऑर्डर में क्या क्या होना चाहिए, वो एकदम क्लियर कट लिखा रहे। द रीडर विल फिल आवर ऑर्डर एनी ओनली अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस। आवर सेटिस्फैक्शन विल डिपेंड लार्जली अपॉन देयर एक्यूरेसी। और रीडर को ये ध्यान रखना है कि उसके अकॉर्डिंग उसके जो भी इंस्ट्रक्शन है या सेटिस्फैक्शन उसको होना चाहिए कि वो जो जो देना चाहता है या ऑर्डर के थ्रू वो फुलफिल कर पाए। एन ऑर्डर लेटर शुड क्लोज एन इन प्रोफेशनल मैनर। और उसको जब क्लोज कीजिए तो एक प्रोफेशनली उसको कंप्लीट कीजिए। एक बार जब आपका लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए तो फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोज कीजिए, थैंक यू, और अपना नाम जरूर डालिए। तो ये एक ऑर्डर लेटर का एक सिंपल था किस तरह से होना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक सैम्पल हमने दिखाया है, किसी कंपनी का है। जैसे देखिए डेट डाला गया है, कलर वर्ल्ड कंपनी जैसे अभी हम लोग ने बात कर रहे थे ऊपर में। फिर किसने भेजा तो वो अपना एड्रेस डाला। सब्जेक्ट क्या है तो ऑर्डर फॉर वेरियस पेंट्स। फिर डियर सर, थैंक यू फॉर योर कोटेशन, देखिए लिखने का एक टेक्निक है। फिर क्या क्या आइटम है, क्या क्वांटिटी है, क्या अमाउंट है, सब लिखा। फिर नीचे देखिए, सिंस द अबव गुड्स आर रिक्वायर्ड इमीडिएटली, ठीक है। फिर वी शैल अरेंज, लास्ट में देखिए पेमेंट टू रिटर्न 10 डेज, तरह पूरा कंप्लीट लिखिए। फिर योर फेथफुली और नाम डालिए। तो एक तरीका है कि इस तरह से ऑर्डर लेटर आप सैम्पल के रूप में आप ऑर्डर लेटर किसी को भेजें ताकि कंपनी सही तरीके से फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट अब आता है टॉपिक कंप्लेंट लेटर। क्योंकि अब जब बिजनेस जब होती है तो कंप्लेंट बहुत सारे आते हैं, आप देखते होंगे बराबर कंप्लेंट लेटर जरूर लोग लिखते हैं। लेटर्स विच आर रिटन बाय द कस्टमर्स टू द सेलर्स अबाउट देयर इनकन्वीनियंस क्रिएटेड बाय सम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आर नोन एज कंप्लेंट। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट को सेल करती है तो कस्टमर, चूँकि हर तरह के कस्टमर होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह का सिचुएशन ना आए जिसको अगर इस तरह का अगर सिचुएशन क्रिएट होता है तो फिर कंपनी को जनरली जो कस्टमर होता है वो कंप्लेंट लेटर लिखता है। हाउएवर एफिशिएंट एन ऑर्गेनाइजेशन में बी रनिंग ए बिजनेस। भले ही ऑर्गेनाइजेशन कितना भी बढ़िया बिजनेस रन कर रहा हो, एवरीथिंग डज नॉट गो ऑल द टाइम अकॉर्डिंग टू प्लान। तो हर एक समय कंपनी के अकॉर्डिंग से कभी प्लान के थ्रू काम नहीं करता है। कभी कभी कुछ मिस्टेक्स भी होते हैं या कंपनी जो चाहती है वो कस्टमर नहीं समझ पा रहे हैं या कस्टमर कुछ और चाह रहा है, तो ये कंप्लेन अक्सर होते रह सकता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। देयर विल बी सम मिस्टेक एंड सम एक्सीडेंट। कभी कभी कुछ गलतियाँ भी हो सकती है या कभी एक्सीडेंट भी, अचानक भी कभी प्रॉब्लम आ सकता है। इम्पॉर्टेंट सर्विसेज आर समटाइम्स रेंडर्ड अनसेटिस्फैक्ट्री। कभी कभी सर्विस जो है जो मतलब लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि सर्विस सही दिया जाए। गुड्स आर कंसाइन टू रॉन्ग डेस्टिनेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलत जगह चला जाता है गुड्स। समटाइम्स टू लेट। जैसे कंपनी कहती है कि जैसे अभी आप ऑनलाइन कुछ परचेज करते हो तो कंपनी कहती है कि 4 to 5 डेज आपके पास पहुंच जाएगी, लेकिन कभी कभी गलत डेस्टिनेशन चला जाता है या लेट हो जाते हैं। जैसे अभी कोविड के टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए तो लेट भी होते हैं, ठीक है। या जो क्वांटिटी चाहिए उससे कम उसने भेज दिया, या कभी डैमेज कंडीशन में आते हैं तो कंप्लेंट लेटर इस तरह से चलता रहता है। लेटर रिटन टू ब्रिंग these मिस्टेक्स टू द नोटिस ऑफ दोज हु मस्ट ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम आर कॉल्ड क्लेम और कंप्लेंट लेटर। तो इस तरह की जब भी कोई गलतियां हो तो ये इसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इसको हम लोग कहते हैं क्लेम करना, या कंप्लेंट लेटर कंपनी को मिलते हैं और कंपनी को कस्टमर लिख सकता है।
So when a letter is written to the seller by the buyer raising complaints or claims regarding mistakes taken place during the order to payment period is called a claim or complaint letter. तो इस तरीके से जब सेलर बायर के द्वारा सेलर जो को जब कंप्लेंट लिखता है या क्लेम करता है इस तरह गलतियाँ को, खास करके पेमेंट पीरियड के टाइम को लेके, जैसे अभी जस्ट एक एग्जांपल है, हमने एक ऑर्डर परचेज़ किया था, एक शर्ट मंगाया था हमने एक मतलब ऑनलाइन, और शर्ट का साइज़ चूँकि ओवर साइज़ ज़्यादा हो गया तो फिर उसको हमने रिफ़ंड कर दिया, मतलब रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न हुए करीबन 1 वीक हो गए, तो मैंने फिर टोल फ्री नंबर पर डाला, उसमें लिखा गया था कि 3 to 5 डेज़ आपके पैसे रिटर्न आ जाएंगे, बट अभी 1 वीक क्रॉस कर गया, नहीं आया पैसा। फिर मैंने कंप्लेंट लेटर तो नहीं लिखा, बट टोल फ्री नंबर पर मैंने कंप्लेंट किया, तो उनका कहना था कि नहीं, आपको 2-3 दिन में पैसे मिल जाएंगे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आए गए थे जिस चलते हमने आपको पैसा अभी तक नहीं पे कर पाया, बट अब हो जाएंगे, उसने श्योर कर दिया। बट अब इसका एक और अल्टरनेट उपाय है, आप लेटर भी लिख सकते हो। तो देखिए नीचे एक सैम्पल में हमने कंप्लेंट लेटर को दिखाया, हालांकि छोटा दिख रहा होगा, बट एक सिंपल आप उसको देख सकते हो। सबसे पहले सेंडर नेम डिटेल्स, फिर डेट, फिर रिसिपेंट किसको भेज रहे हैं वो लिखेंगे, फिर डियर सर और मैम, फिर अपने बातों को नीचे बॉडी में लिखें, फिर नीचे देखिए योर सिंसियरली अपना नाम और डिटेल्स डालें। तो एक सिंपल तरीका है, कंप्लेंट लेटर आप इस तरह से लिख सकते हैं किसी कंपनी को, ठीक है। अब चूँकि ये कंप्लेंट लेटर जो अभी बात आ रही कि एक्चुअली कंप्लेंट किस किस कारण से, ऐसा क्या मिस्टेक हो सकता है जिसके कारण से कंप्लेंट लिखने का नौबत आ सकता है। तो यहाँ पर चूँकि उस मिस्टेक को जाना जरूरी, ताकि उस मिस्टेक को मतलब सॉल्व किया जा सके और मिस्टेक को दोबारा ना हो, ये एक प्रयास किया जा सके। इन केस ऑफ फुलफिल्ड ऑफ ऑर्डर, बायर्स कैन रेज देयर कंप्लेंट्स अगेंस्ट द सप्लायर्स ड्यू टू वेरियस रीजन। भले ही हम लोग ऑर्डर को फुलफिल कर रहे हैं, फिर भी खरीदने वाला कई बार कंप्लेंट सप्लायर के अगेंस्ट कई सारे रीजन के थ्रू कर सकता है। कुछ कारण है जिसको मिस्टेक के मानते हुए हम लोग जानते हैं, यहाँ से भी बायर कंप्लेंट कर सकता है, जैसे इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव ऑर्डर, चूँकि जो ऑर्डर हमने दिया वो डिफेक्टिव हो सकता है, या इनकम्प्लीट जो हमने मांगा वो नहीं दिया। अब नॉर्मल डिले, कभी कभी कंसाइनमेंट मिलने में ज़्यादा लेट हो गया तो भी एक कंप्लेंट का वजह बन सकता है। द गुड्स अराइव इन डैमेज कंडीशन, टूट के आया या फट के आया, कुछ ख़राब आया जो डैमेज कंडीशन में पाया गया। द गुड्स आर नॉट व्हेन व्हाट वर ऑर्डर, जो हमने ऑर्डर किया वो नहीं मिल रहा, कुछ और आ गया। क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज़ नॉट व्हाट वाज ऑर्डर, जो हमने ऑर्डर किया जो क्वांटिटी था गुड्स का वो नहीं मिल रहा। गुड्स आर डिलीवर्ड एट द रॉन्ग प्लेस, कहीं और जाके दूसरी जगह पर डिलीवर्ड हो गया। वर्क अंडरटेकन इज डन अनसेटिस्फैक्ट्रीली, हो सकता है कि जो वर्क उसमें किया गया वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, मतलब वो नहीं सही तरीके से किया गया है, या जो सेल्समैन या स्टाफ के द्वारा मिसबिहेवियर किया गया, ये भी एक कंप्लेंट का वजह बन सकता है। मिस्टेक बाय द अकाउंट सेक्शन इन प्रिपेयरिंग द इनवॉइस, जो बिल बना, चूँकि हर एक में देखिएगा इनवॉइस आता है, बिल आता है, तो उसमें भी कुछ मिस्टेक कर दिया गया है, अमाउंट गलत या कुछ टैक्स गलत दिया गया है, नाम गलत, ठीक है। डिफेक्टिव पैकिंग दैट माइट लीड टू डैमेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, पैकिंग के टाइम में हो सकता है कि गलत पैकिंग हो गया, उस चलते गुड्स डैमेज हो गया। मिस्टेक्स इन ए बिल और रिमाइंडर्स फॉर पेमेंट आफ्टर द बिल हैज़ बीन पेड, पेमेंट होने के बावजूद फिर उसमें रिमाइंडर डाला गया कि आपको पेमेंट आपके बाकी है, तो ये भी मिस्टेक हो सकता है। डिस्पैचिंग प्रोडक्ट ऑफ रॉन्ग क्वालिटी, कलर, ब्रांड, पैटर्न, डिफेक्टिव पीसेज ऑफ गुड्स, ऐसा भी हो सकता है क्वालिटी का गलत हो, कलर सही नहीं हो, ब्रांड गलत हो, पैटर्न अलग हो, जो पैटर्न हमने चॉइस किया वो नहीं मिला, डिफेक्टिव पीस मिल गया। ये सारी चीज़ें जो है कंप्लेंट करने के लिए मिस्टेक्स हैं, और इस तरह से कंप्लेंट अक्सर कंपनी जो सेलर कंपनी है उसको भी फेस करना पड़ता है, और बायर हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं। लेकिन अब आता है कि अब ठीक है, कंप्लेंट है, नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लेंट्स हैंडलिंग, उसी से रिलेटेड है कि कंप्लेंट्स हैंडलिंग, इसको हैंडल कैसे किया जाए। ठीक है, कंप्लेंट्स तो आएंगे बट उसको हैंडल कैसे करेंगे। At some stage, our business is likely to receive a customer complaint. Dealing with it in a positive and constructive manner will help to keep our customer. तो जनरली इसको हैंडल करने के लिए देखिए बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि इसको रिसीव कीजिए और उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, और उसको कोशिश कीजिए कस्टमर को सही तरीके से समझाया जा सके, संतुष्ट किया जा सके। In general, customer who are unhappy with our product or service will not complain to us, but they will complain to others and take their business elsewhere. कभी कभी भी होता है कि अगर वो अनहैप्पी है अपने आपके सर्विस से या प्रोडक्ट से, तो आपको कंप्लेन नहीं करेंगे, बट वो दूसरों को बोलेंगे भैया वहाँ से सामान मत लो, आप वो गलत सामान देता है, ऐसा है वैसा है, या देखिए अगर रिव्यू में गलत लोग लिख देते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इस तरह को हैंडल भी करना है। मैनेजिंग कस्टमर कंप्लेंट्स एंड रिजॉल्विंग देम क्विकली विल रिजल्ट इन इम्प्रूव बिजनेस प्रोसेस एंड रिपीट बिजनेस। तो इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी इसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है, रिजॉल्व करना, ताकि बिजनेस में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हो और उस तरीके से सही से इस तरह गलतियाँ दोबारा ना हो और सही से इसको प्रोसेस चलता रहे। तो ये हो गया हैंडलिंग।
अब देखिए इसमें कुछ पॉलिसी है, कंप्लेंट्स हैंडलिंग पॉलिसी, कुछ रूल्स है ताकि उसको फॉलो करने से इस तरह के प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। डेवलप ए कंप्लेंट्स हैंडलिंग पॉलिसी, एक पॉलिसी डेवलप कीजिए। इट शुड इंक्लूड रीअश्योरिंग कस्टमर दैट वी वैल्यू देयर फीडबैक एंड वी आर कमिटेड टू रिजॉल्विंग देयर इशूज इन ए फेयर, टाइमली एंड एफिशिएंट मैनर। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक पॉलिसी जब आप कंपनी के साइट पर डालते हैं या कंपनी के डिटेल्स में डालते हैं, एक फीडबैक लीजिए और उसको कमिटमेंट दीजिए कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको सही तरीके से टाइमली हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इट शुड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ कस्टमर कैन मेक ए फॉर्मल कंप्लेंट, उसमें ये भी लिखा रहे कस्टमर किस तरह से कंप्लेंट करें ताकि उसको एक तरीका सही समझ में आए। आइडेंटिफाई द स्टेप्स वी विल टेक इन डिस्कसिंग एड्रेसिंग एंड रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स। तो इसमें एक आइडेंटिफिकेशन भी हो ताकि हम लोग ये सही से जान पाएँ कि कंप्लेंट जो भी कर रहा है जो बायर है तो सही तरीके से उसको डिस्कस कर सके, वो बता पाए। इंडिकेट सम ऑफ द सॉल्यूशन, उसमें ये भी सॉल्यूशन डालिए कि ताकि उसके कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया जा सके। और इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट योर कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और ये भी कस्टमर को आप कमिटमेंट दीजिए, आप उसको अश्योर कीजिए कि आपको सही लगातार आपको हम लोग इम्प्रूव करेंगे और आपके प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। ठीक है, ये एक पॉलिसी एक निर्धारण कीजिए। और अक्सर देखेगा हर एक कंपनी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट के बारे में इस तरह का पॉलिसी वहाँ पर वो मेंशन करके रखती है ताकि कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन मिले। इसी के रिलेटेड एक टॉपिक है कंप्लेंट्स हैंडलिंग प्रोसीड्योर। अब इस हैंडलिंग को कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, तो उसके बारे में जान लेंगे हम लोग। वंस वी हैव ए डेवलप्ड ए पॉलिसी वी कैन क्रिएट ए प्रोसीड्योर फॉर हैंडलिंग कंप्लेंट्स। एक बार आप पॉलिसी डेवलप कर दिए, अब इसका एक कुछ प्रोसीड्योर है जो उसको हैंडल कर पाएँ। ए प्रोसीड्योर विल इंश्योर कंप्लेंट्स आर डील्ड विद द सेम वे एवरी टाइम, और इसी प्रोसीड्योर को आप हमेशा ऐसे डीलिंग करें हर समय ताकि उस कंप्लेंट को सॉल्व किया जा सके। द प्रोसीड्योर शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो बाई ऑल योर स्टाफ, और इस प्रोसीजर को अपने भी समझे और अपने सारे स्टाफ को बताएं ताकि इस प्रोसीजर को हमेशा इसको मेंटेन किया जा सके। कुछ स्टेप्स हैं। पहला, लिसन टू द कंप्लेंट, जो कंप्लेंट जो बायर कर रहा है उसको ध्यान से सुने। रिकॉर्ड डिटेल्स, उसके डिटेल्स को पूरा कंप्लेंट को सुने, ध्यान से रिकॉर्ड करें। गेट ऑल द फैक्ट, उसके बारे में पूरा चीज़ सारे फैक्ट को जानें। डिस्कस ऑप्शंस फॉर फिक्सिंग द प्रॉब्लम, और उससे आप डिस्कशन भी करें ताकि उस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सके। एक्ट क्विकली, और तुरंत उसको आप एक्ट कीजिए, ऐसा नहीं कि ठीक है उसको बाद में देखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। कीप योर प्रॉमिसेज, और वहाँ पर आप प्रॉमिस कीजिए ठीक है सर आपके प्रॉब्लम को सुलझाया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। फॉलो अप, और आप कंपनी में जो भी मतलब उस तरह के प्रॉब्लम है उसको आप लगातार फॉलो कीजिए ताकि उसको सुलझाया जा सके गया कि नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ों को प्रोसीड्यूर के थ्रू हम लोग कंप्लेंट्स को हैंडलिंग कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का टेली मार्केटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। ऑनलाइन के ज़माने में टेली मार्केटिंग इज ए फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। आज के डेट में डायरेक्ट मार्केटिंग हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स टॉकिंग टू पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑन द टेलीफोन। आजकल देखिए टेलीफोन के थ्रू अचानक मार्केटिंग होने लग रहा है कि आपको ये प्रोडक्ट ये है, ऐसा है वैसा है, तो आजकल डायरेक्ट कॉल आ जाता है और उसके बारे में बताया जाता है। कस्टमर डेटाबेस ले लिया जाता है, फ़ोन नंबर ले लिया जाता है, फिर उसके अपॉइंटमेंट लिए जाते हैं, फिर उससे जो पहले से कस्टमर या नए कस्टमर्स के टच में हमेशा कंपनी रहती है। जैसे देखिए अगर आप कुछ परचेज़ करने जाते हैं तो आपका नंबर तो चले जाते हैं, फिर उस नंबर के थ्रू बार बार आपके कॉल आएंगे टेलीफोन के ज़रिए ताकि प्रोडक्ट के बारे में कंपनी बताए। ठीक है, तो नए कंपनी अपना कस्टमर का डेटाबेस क्रिएट करती है। अब ये जो टेली मार्केटिंग है इसके लिए कुछ प्लानिंग कंपनी करती है, और टेली मार्केटिंग के क्या प्लानिंग है देखिए हमने यहाँ कुछ डिस्कस करते हैं। व्हेन प्लानिंग आउट टेली मार्केटिंग कैंपेन वी शुड, क्या क्या टेली मार्केटिंग के लिए कैंपेन चलाना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए। पहला, डिसाइड इफ़ यू वांट टू आउटसोर्स। देखिए कभी कभी कंपनी उसको आउटसोर्स कर देती है, मैंने दूसरे कंपनी को दे देती है कि ठीक है भाई आप मेरा मार्केटिंग करो। ठीक है, तो इस तरह से जनरली टेली मार्केटिंग के लिए सर्विस के लिए दूसरे मार्केटिंग कंपनी को चूज कर लेती है, आउटसोर्स कर देती है। ये प्लानिंग है। मेक श्योर वी नो व्हाट हु आवर टारगेट ऑडियंस, ये तय करना है कि हमारा टारगेट ऑडियंस मतलब सुनने वाला कौन है, कौन हमारी बात को हमारे प्रोडक्ट को सुनना चाहेगा। ऐसा नहीं अब प्रोडक्ट कुछ और है और हम समझा किसी और कर रहे हैं तो कैसे लेगा। तो ये भी ध्यान जरूरी है कि हमारा ऑडियंस कौन होगा, कौन इसको परचेज करता है, कौन इसको ज़्यादा पसंद करता है, तो या सर्विस कौन लेना चाहेगा, आप उसको टारगेट करेंगे। थर्ड है, मेक श्योर आवर मार्केटिंग लिस्ट आर रिलेबल एंड अप टू डेट, और ये ध्यान रखना है कि मार्केटिंग लिस्ट जो आपके जो ऑडियंस हैं, जो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन देखिए रेगुलेशन 2003 के अकॉर्डिंग सारे पॉलिसी उस पर फोकस करिए। और ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको मार्केटिंग कर रहा है, जो कॉल कर रहा है या सेल कर रहा है, तो वो सारी चीज़ों को अप टू डेट है कि नहीं।
Anyone we contact must have consented to receive that type of communication from us. अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करता है तो इस तरह कम्युनिकेशन भी उसको ध्यान देना है कि टेली मार्केटिंग के थ्रू क्या बेनिफिट हो रहे हैं और कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, ये सब सारी चीज़ों को एक रिलेबल के रूप में बनाइए. आइडेंटिफाई की पर्सनल एट टारगेट बिजनेस, और यहाँ पर ये देखना है कि राइट पर्सन मतलब मार्केटिंग कैसे उसको सेल बढ़ा रहा है, किस तरह से, तो ये भी ध्यान देना है कि बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये भी मेंटेन करना है. इस तरह से भी प्लानिंग आप कर सकते हो. कंसिडर हाउ वी विल पे आवर टेली सेल्स स्टाफ. अच्छा, आप जो रख रहे हैं जो टेली मार्केटिंग के लिए स्टाफ को, आप उसको इंसेंटिव देते रहें कि ठीक है, अगर इससे ज़्यादा अगर आप मार्केट में मेरा सेल बढ़ा देंगे तो आपको इतना ज़्यादा और मिल जाएगा, तो ये भी ध्यान देना है. Have a script in place. Having a simple, professional and prepared script allows you to sell and respond to queries more effectively. पहले से एक प्रोफेशनली प्लान और प्रिपेयर्ड आप स्क्रिप्ट लिख लीजिए ताकि उसको समझाना लोगों को आसान होगा. और मेक श्योर वी एक्सप्लेन हु वी आर एंड व्हाट आवर बिजनेस डज. और ये भी एक्सप्लेन करना सुनिश्चित करें ताकि उसमें लिखें कि हम कौन हैं और हमारा क्या बिजनेस है. थिंक अबाउट द रिलेटिव कॉस्ट, और उससे रिलेटेड जो भी अगर मान लें कोई और भी मार्केटिंग बिजनेस कर रहा है तो उसके बारे में भी आप कॉस्ट जानकारी रखें ताकि इससे आपका सेल इंक्रीमेंट बढ़ेगा, सेल का आपका बढ़, चूँकि इससे कंपटीशन का मार्केट है आज की डेट में, तो ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उससे रिलेटेड जो भी है उसको भी आप ध्यान रखें ताकि आपके बिजनेस उसे इंक्रीज करेगा. और इसके लास्ट जो एक टॉप पॉइंट है कि टेली मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोमेटेड टेली मार्केटिंग, क्योंकि आज के डेट में देखिए IVR जिसको बोलते हैं, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ये बहुत मार्केट में चल रहा है, जो आजकल मतलब रिकॉर्ड कर दिया जाता है और ऑटोमेटिक जैसे ही फ़ोन आप रिसीव करेंगे तुरंत ऑटोमेटिकली वो एक वहाँ से वॉइस मैसेज स्टार्ट हो जाएगा जो रिकॉर्ड किया रहेगा. और टेली मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा उपाय है. मतलब इसमें क्या, एक बार रिकॉर्ड कर दिया और इंस्पेक्सिव, मतलब सस्ता है, मतलब इसके लिए कोई ना आदमी रखना है, कोई ना कोई स्टाफ रखना है, ना कोई इसके लिए एक्स्ट्रा खर्च. एक बार जो इन्वेस्टमेंट हुआ फिर उसको आप रिकॉर्ड करके आप चलाते रहिए. और ये आज के डेट में मैक्सिमम कंपनी टेली मार्केटिंग में ऑटोमेटेड टेली मार्केटिंग को अपना रही है. तो ये जो कुल मिला के हम लोग आज इस वीडियो में आज हम लोगों ने पढ़ा, ये पूरा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस से रिलेटेड सारे थे और कई लेटर के बारे में हम लोगों ने देखा और कई लेटर्स कैसे लिखते हैं इसे पढ़ा. और ये आपको मुझे लगा कि समझ में आपको ज़रूर आए होंगे. और फिर अगर आप इसको पढ़ें, जो भी डाउट होगा फिर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.